जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो अक्सर दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता जैसे बड़े शहरों की कहानियां ही सामने आती हैं। लेकिन आज हम उस कहानी का एक ऐसा पन्ना पलटेंगे जो शायद उतनी बार नहीं पढ़ा गया। हम चल रहे हैं झारखंड, एक ऐसा क्षेत्र जहां आज़ादी की लड़ाई की अपनी एक बिल्कुल अलग, एक अनूठी कहानी है। अच्छा, जब आज़ादी की लड़ाई का जिक्र होता है तो क्या तस्वीर उभरती है मन में? शायद बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े आंदोलनों की तस्वीरें, है ना? लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कई छोटी बड़ी कहानियां शामिल थीं? असल में स्वतंत्रता संग्राम एक कहानी है ही नहीं। ये तो एक विशाल, एक बहुत ही खूबसूरत ताने बाने जैसा है जिसे कई अलग अलग धागों ने मिलकर बुना है। और आज की इस पड़ताल में हम झारखंड के ऐसे ही 4 अनोखे धागों को बिल्कुल करीब से देखेंगे, जिन्होंने मिलकर वहां एक मजबूत क्रांति का कपड़ा तैयार किया। तो चलिए इन चारों धागों को एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे राजनीति से, जहां स्वराज पार्टी ने सिस्टम को अंदर से चुनौती दी। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का पहलू कि कैसे खादी आत्मनिर्भरता का एक हथियार बन गया। उसके बाद हम विरोध की आग को समझेंगे और आखिर में हम चलेंगे उन कारखानों में जहां एक नया इंडस्ट्रियल राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले धागे को पकड़ते हैं, राजनीति का धागा। वो दौर जब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर भी लड़ी जा रही थी। देखिए, हुआ ये कि 1922 में असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस में 2 गुट बन गए। एक थे नो चेंजर्स, जो काउंसिल्स का बॉयकॉट करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे प्रो चेंजर्स। उनका मानना था कि सिस्टम के अंदर घुसकर ही उसे तोड़ा जा सकता है। और बस इसी सोच से जन्म हुआ स्वराज पार्टी का। अब देखिए, कोई भी नेशनल स्ट्रैटेजी लोकल हीरोज के बिना तो कामयाब हो ही नहीं सकती। झारखंड में भी ऐसा ही हुआ। छोटा नागपुर में रामनारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा ने इसकी मशाल जलाई। हजारीबाग से कृष्ण वल्लभ सहाय जैसे नेता एक मजबूत आवाज बनकर उभरे, और सबसे अहम बात, सोनार सिंह खरवार और रामेश्वर लाल जैसे नेताओं ने इस आंदोलन की जड़ें संथाल परगना के दूर दराज के गांव तक पहुंचा दी। तो मतलब साफ है, स्वराज पार्टी का असर सिर्फ चुनाव जीतने तक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो झारखंड में पॉलिटिकल चेतना की एक तरह से कहें तो नींव ही रख दी। नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हुई और इस क्षेत्र को नेशनल मूवमेंट की मेन स्ट्रीम से मजबूती से जोड़ दिया गया। अब आते हैं हमारे दूसरे धागे पर। ये धागा है इकोनॉमिक्स का, यानी खादी आंदोलन का। एक ऐसा आंदोलन जिसने चरखे को आजादी का हथियार बना दिया था। गांधी जी का मानना था कि आज़ादी सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं आएगी, वो इकोनॉमिक भी होनी चाहिए। उनके इसी विजन को, जिसे वो रचनात्मक कार्यक्रम कहते थे, सरला देवी जैसी नेताओं ने झारखंड में हकीकत में बदल दिया। उन्होंने खादी डिपो का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो सिर्फ विदेशी सामानों के बॉयकॉट का सेंटर नहीं बना, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक जरिया भी बन गया। और ये मत सोचिए कि ये आंदोलन सिर्फ चरखा काटने तक ही था। अरे नहीं, इसकी गूंज तो 1924 में बिहार विधान परिषद तक पहुंची, जहां एक खादी बिल पेश किया गया। ये सिंहभूम के जंगलों तक फैला, जहां आदिवासियों ने इसे टैक्स के खिलाफ एक हथियार बना लिया। रांची और देवघर में बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगी। और सोचिए, इसका असर इतना था कि जमशेदपुर में एक अंग्रेज ने खुद एक खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो आप समझ रहे हैं, झारखंड में खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये गरीबी से लड़ने का एक प्रोग्राम था, अंग्रेजी इकोनॉमी को सीधी चुनौती थी, और आदिवासी समुदायों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मनिर्भरता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। इसने समाज के हर तबके को आज़ादी की लड़ाई से सीधे जोड़ दिया। अब चलते हैं हमारे तीसरे धागे की तरफ, विरोध का धागा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जब एक नेशनल प्रोटेस्ट ने झारखंड में एक बिल्कुल अलग, एक रीजनल रूप ले लिया। बात हो रही है साइमन कमीशन के बॉयकॉट की। साल था 1928। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जाहिर है, पूरे देश में एक ही नारा गूंज उठा, साइमन गो बैक। और झारखंड ने भी इस आवाज में अपनी आवाज मिलाई। रांची में श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में ये नारा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक ऐलान था कि भारतीय अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, झारखंड में इस प्रोटेस्ट का एक अलग ही रंग था। हजारीबाग में देवकी नंदन लाल और पीसी मित्रा जैसे नेताओं ने काले झंडे दिखाकर नेशनल प्रोटेस्ट को लीड किया। पर ठीक उसी वक्त छोटा नागपुर उन्नति समाज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया।
उन्होंने साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें एक अलग छोटा नागपुर राज्य की मांग की गई थी। सोचिए, ये कितना शक्तिशाली लम्हा था, जहां देश की आज़ादी की लड़ाई और क्षेत्रीय पहचान की मांग दोनों एक साथ खड़ी थी। और अब बारी है हमारे चौथे और आखिरी धागे की। ये धागा हमें ले चलता है झारखंड के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड में, जमशेदपुर की फैक्ट्रियों और झरिया की कोयला खदानों में। यहाँ राष्ट्रवाद की एक नई भट्टी दहक रही थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कहानी है झारखंड में ऑर्गेनाइज लेबर के एक विस्फोटक उदर की। 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन से जो चिंगारी उठी थी, वो 1928 आते आते टाटा में एक बहुत बड़ी हड़ताल की आग बन चुकी थी। हर एक कदम, हर एक हड़ताल मजदूरों को सिर्फ बेहतर सैलरी के लिए नहीं, बल्कि एक आज़ाद देश के लिए भी एकजुट कर रही थी। और फिर 1928 की उस बड़ी हड़ताल के बीच एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की। ये एक गेम चेंजर मोमेंट था। वो सिर्फ एक मध्यस्थ बनकर नहीं आए, बल्कि अगले 9 सालों तक टाटा लेबर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने रहे। उनका इतना लंबा और डेडिकेटेड नेतृत्व इस बात का सबूत था कि झारखंड के इंडस्ट्रियल सेंटर्स अब नेशनल पॉलिटिक्स के लिए कितने जरूरी हो चुके थे। तो समझिए, ये जो यूनियनें थी, ये सिर्फ सैलरी या बेहतर वर्किंग आवर्स के लिए नहीं लड़ रही थीं। नहीं, ये तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग के स्कूल बन चुके थे। यहाँ मजदूर सीख रहे थे कि उनके अपने अधिकार देश की आज़ादी के बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़े हैं। जमशेदपुर और झरिया जैसे शहर अब सिर्फ इंडस्ट्रियल हब नहीं थे, वे एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स के धधकते हुए गढ़ बन गए थे। तो चलिए एक बार फिर से इन चारों धागों को एक साथ रखकर देखते हैं, ये मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। देखिए, राजनीति ने झारखंड को नेशनल डिबेट से जोड़ा, इकोनॉमिक्स यानी खादी ने आत्मनिर्भरता की जमीन तैयार की, विरोध ने रीजनल पहचान को एक आवाज दी और इंडस्ट्री ने एक मजबूत संगठित मोर्चा खड़ा कर दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है, झारखंड स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में कोई साइड स्टोरी नहीं है, ये तो मेन स्टेज था। एक ऐसा अखाड़ा जहां आदिवासी अधिकार, गांधीवादी राजनीति और औद्योगिक संघर्ष, ये सब एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली धारा बन गए, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत दी। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। झारखंड की तरह और ऐसे कितने क्षेत्रीय इतिहास हैं जिनकी कहानियां अनसुनी रह गई। वो कहानियां जिन्होंने मिलकर भारत की आज़ादी की उस बड़ी कहानी को गढ़ा है, जिसे हम और आप जानते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।